हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो कल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जस्ट स्टार्ट किए थे। क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हुए नहीं, एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस हुए ना। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी। एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये एक मास है m, एक मास है m, ठीक। ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑब्वियसली दैट इज कांस्टेंट। बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, ठीक। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल breaks into two equal parts, ठीक है। फर्स्ट वन instantly comes to rest. Find range of second part. ठीक, सेकेंड पार्ट का रेंज बताइए। देखिए जरा ट्राई करके। सुनिएगा मेरी बात। जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, हेलो, जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो क्या होगा इसके साथ? इसका वेलोसिटी आ गया होगा u cos थीटा। ये कब है? जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, यस और नो? यस। ठीक, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा? जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इसका m/2 रेस्ट पे आ जाएगा और m/2 आगे जाएगा। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, ये ऐसा ट्रेजेक्टरी था, यहां पर एक m/2 जो है इट कम्स टू रेस्ट इंस्टेंटली, नहीं तो रेस्ट पे आ जाएगा तो वो सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा, नहीं, ओके। और दूसरा पार्ट जो है उसका वेलोसिटी कुछ v हो जाएगा, है ना। क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? है ना। किधर किधर का वर्टिकल में क्यों नहीं? एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है इसीलिए नहीं कर सकते। देखो वैसे तो तुम सही कह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी के प्रेजेंस में भी आप वर्टिकल में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। इसका कारण हम आपको बताएंगे अंडर द टॉपिक इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ग्रेविटी एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है, वो एक छोटे से समय अंतराल में मोमेंटम को बहुत ज़्यादा चेंज
नहीं कर पाता है, क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत झटके में होता है, तो एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद के बीच का टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, और उतने छोटे टाइम इंटरवल में कोई नॉन इम्पल्सिव फोर्स, ग्रेविटी, स्प्रिंग जैसा फोर्स बहुत बड़ा मोमेंटम चेंज नहीं कर पाता है, इसीलिए आप वर्टिकल में भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी इसमें उसका कोई जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस और नो? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। जस्ट बिफोर लीनियर मोमेंटम क्या है? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल क्या है? एक्सप्लोजन से पहले, पी फाइनल क्या? एक्सप्लोजन के बाद। एक्सप्लोजन से पहले लीनियर मोमेंटम कितना है? एम यू कॉस थीटा, और एक्सप्लोजन के बाद जो है वो कितना है? m/2 इंटू वी, और दूसरे पार्ट का रेस्ट, तो v का वैल्यू कितना हो गया? 2u cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर ये u cos थीटा से जा रहा होता तब तो एग्जैक्टली यहां पे जाके गिरता। कहां पे जाके गिरता? r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ये उसके डबल वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो इतना दूरी है इसका डबल जाएगा। नहीं समझे मेरा बात? अगर ये u cos थीटा से जा रहा होता तो यहां से कितना आगे जाके गिरता? r/2, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 2u cos थीटा। नहीं, तो इसको ये कितना आगे जाके गिरेगा? r/2 प्लस r/2। मेरा बात समझना, क्या एक्सप्लोजन की वजह से, क्या एक्सप्लोजन की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स आया है? नहीं, एक्सप्लोजन की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर एक्सप्लोजन की वजह से सेंटर ऑफ मास के मोशन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं देख रहा हूं, मैं दूसरा बात बता रहा हूं, मैं दूसरा बात ये बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से नहीं चलते, डबल वेलोसिटी वाला काम नहीं करते, तो भी आप कहते कि सर एक m/2 तो रेस्ट पे आ गया था, तो वो कितना नीचे जाके गिरे? कहां पे जाके गिरेगा? r/2 पे, और सेंटर ऑफ मास का मोशन पहले जैसा ही हो रहा होगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन पहले जैसा ही हो रहा होगा, तो ये m/2 यहां गिरेगा, तो दूसरा m/2 कुछ इस तरह से गिरेगा कि सेंटर ऑफ मास r दूरी पे रहे। चूंकि ये दोनों मास बराबर बराबर हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता उससे दोनों का दूरी भी, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरता तो m/2 जो है यहाँ से कितना पीछे होता? r/2, तो दूसरे वाले का भी दूरी कितना हो जाता? r/2, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। सो ये दूरी जो होगा ये कितना हो जाएगा? 3r/2। हम दो तरीके से बताएं, पहला तो ये बताएं इसका वेलोसिटी u cos थीटा का डबल हो गया, तो पहले जहां गिरता उससे 2 गुने दूरी पे गिरेगा, है ना? क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी पे निर्भर करता है। एक्सप्लोजन की वजह से इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हुआ है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और इस जगह पे भी 0 ही होता, तो यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आधा ही टाइम लगेगा। इज दैट ओके? तो वेलोसिटी डबल होने से दूरी भी डबल हो जाएगा। जहां जाता r/2 पे, तो अब जाएगा वो यहां से r दूरी आगे। ठीक है क्या? ये तो एक तरीका है, लेकिन बेहतर तरीका ये होगा कि आप ऐसा समझिए कि एक्सप्लोजन की वजह से सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी ट्रेजेक्टरी पे जाएगा जिस ट्रेजेक्टरी पे वो जा रहा था। तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे जाके गिरने वाला था? r दूरी जाके आगे, r दूरी आगे जाके गिरने वाला था। तो m/2 अगर r/2 पे गिरा है तो दूसरा m/2 यहां से r/2 आगे होगा, क्योंकि एक m/2 यहां से r/2 पीछे है। सेंटर ऑफ मास से दोनों मास बराबर बराबर दूरी पे होंगे, इसलिए दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना, रेंज कितना हो जाएगा? 3r/2। यू नो r, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो दैट इज न्यू रेंज ऑफ थर्ड पार्टिकल। इज दैट ओके? अरे है ना? मैं इसमें मास बदल देना चाहता हूं। मैं मास, आप 2 मिनट रुक सकते हैं? मैं अगर यहीं पे कहता कि सर शुरुआती सिचुएशन ये था, ये m मास था, ये ऐसे जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये दूरी r होता, ये u है, ये दूरी r होता। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के ये 2 इक्वल पार्ट में नहीं बटा, एक बट गया m/3 और दूसरा बट गया 2m/3। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन से जस्ट पहले ये वेलोसिटी कितना होता? u cos थीटा। हम क्या कह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन m/3 कम्स टू रेस्ट, फाइंड रेंज ऑफ
2m/3। ये मैं पूछ लेता, ए भाई सुन लो। तो इसको हम लोग कैसे करते, इसको हम लोग कैसे करते सर? हम लोग सिंपल सा कहते कि सर एक बात समझिए कि सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पे पहले जा रहा था उसी पाथ पे जाता रहेगा। अब यहां पर जाने के बाद एक जो मेरा m/3 है, एक जो मेरा m/3 है, वो यहां से कितनी दूरी पे आ जाएगा? r/2 दूरी पे, r/2 दूरी पे, है ना? दूसरा मास जो होगा ये हो गया 2m/3। ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी अगर कोई पूछना चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे mu cos थीटा इज इक्वल टू 2m/3 इंटू b, तो वो हो जाएगा 3u cos थीटा बाई 2। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक होगा तो समझ गए होगे। अब ये वाला चीज थोड़ा आगे जाके गिरेगा, ये वाला चीज थोड़ा आगे जाके गिरेगा। m/2 कहाँ गिरेगा? यहाँ, सॉरी m/3 यहाँ गिरेगा और 2m/3 यहाँ गिरेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, है ना? बोलो। तो ये दूरी तो ये कितना है? m/3 और ये 2m/3। ये दूरी तो हमको मालूम है r/2, और ये दूरी x हमको मालूम नहीं है। सेंटर ऑफ मास से जितना ये m1x1 उतना ही ये m2x2। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? 2m/3 इंटू एक्स बराबर m/3 इंटू r/2। कहो हाँ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? r/4। कितना हो जाएगा? r/4। इज दैट ओके? तो यहां से ये दूरी कितना आ गया? r/4। तो रेंज जो होगा, रेंज ऑफ 2m/3, रेंज ऑफ 2m/3 कितना हो जाएगा? r प्लस r/4। तो ये कितना हो जाएगा? 5r/4। दैट इज 5/4 इंटू r की जगह पे वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे? u² sin 2 थीटा बाई जी। इज दैट ओके? लिख लीजिए बच्चों। तो आप पहला पिछला वाला लिखना चाहेंगे? पहले ये लिख लीजिए। हम ये जो दूरी है r/2 पे कैसे पहुंचे? ये वाला दूरी पे r/2 पे कैसे पहुंचे? सिमिलरली m/2 इंटू एक्स बराबर m/2 इंटू r/2। तो वहां से x का वैल्यू r/2 आया। हाँ, ये अगला क्वेश्चन था, इसको भी लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या? ठीक है यार, एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए कि 2m है, ठीक, और ये m मास का बुलेट है, ये v वेलोसिटी से इट वाज एट रेस्ट एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, ठीक। बुलेट comes and gets embedded into block. Find velocity of combined system after this। यार एक तो ये पूछेगा और फिर इसी में सुनिएगा, इसी में आपको क्या करेगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे देगा और बोलेगा कितना दूर जाकर के रुकेगा, या फिर पेंडुलम में दे देगा, बोलेगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो। देखते हैं, वो भी कराएंगे। अगला सवाल ऐसा दे देगा, सेम क्वेश्चन था, इसका मास कितना था बाबू? 2m। यहाँ पे बुलेट आ रहा है कितने वेलोसिटी से? मास है m और कितने से आ रहा है? v वेलोसिटी से, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम आपको दे दिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच combined mass stops, combined mass stops।
कितने दूरी के बाद मास रुक जाएंगे। हाँ, एक और सवाल होगा, 1 मिनट लिख लिया क्या आपने? हाँ, एक और सवाल होगा। टू एम मास का एक ब्लॉक होगा, एल लेंथ के मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। एक बुलेट जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से जा रहा है। बुलेट गेट्स embedded into the block. Find minimum value of V so that combined mass completes vertical circular motion. मासलेस स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L, ठीक है। तो पहला सवाल पे आ जाते हैं। यही सवाल था ना पहला, इसको कीजिए, फिर इसके बाद डिस्टेंस वाला, फिर इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला। इस क्वेश्चन को कीजिए। अरे गलती से मैं स्मॉल एम लिख दिए, तुम लोग भी स्मॉल एम के टर्म में निकाल लिए क्या? अच्छा, दूसरा वाला में कैपिटल एम रखे हैं क्या? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। हाँ, वर्टिकल में देखो, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा, इस पे वही नॉर्मल रिएक्शन, दोनों कंबाइंड मिला करके कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स पी इनिशियल बराबर, व्हाट इज पी इनिशियल? स्मॉल एम बी, और पी फाइनल लिए जाकर के उसमें एम्बेड हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया? 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश का वैल्यू कितना हो गया? स्मॉल एम बी बाई 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। नेक्स्ट वाले में हमको लगता है कि स्मॉल एम नहीं लिखे होंगे, देख लेते हैं। ये तो तुम लोग कर ही लिए होगे, ठीक। अगले वाले में, हाँ, ये कैपिटल एम दे दिए थे हम आपको, ठीक। अगले वाले में सुनिएगा, अगले वाले में क्या कह रहा है कि जाकर के इसमें एम्बेड हो जाता है, फंस जाता है, ठीक, और तब साथ साथ चलना शुरू करता है। तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद आप क्या कर सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? क्यों? इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ आएगा, उसको बोल देते हैं N1, और इस पे वही नॉर्मल रिएक्शन पीछे आएगा। लेकिन ग्राउंड तो रफ है, तो फ्रिक्शन लाएगा, लेकिन फिर भी तुम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? बड़े इंटरवल के लिए नहीं कर रहे हैं। कैसे इंटरवल के लिए कर रहे हैं? छोटे। और अभी वाला जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। देखो यहाँ पे जो एन होगा ऊपर की तरफ, वो कितना होगा? 2mg, है ना। अगर यही बुलेट एंगल पे आता ना, तो अचानक से वो इस नॉर्मल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, तो बुलेट के वजह से जो नॉर्मल आया है, उससे कोई एक्स्ट्रा फ्रिक्शन नहीं आने वाला। तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो एक नॉन इंपल्सिव फ्रिक्शन होता है। ध्यान दीजिए, एक झटके में अगर यही किसी एंगल पे आता, हम आगे पढ़ेंगे भी इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव में, अगर किसी एंगल पे आता तो इधर की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लगाता ना, झटका देता ना, तो नॉर्मल बढ़ जाता, तो इस तरफ का फ्रिक्शन भी बहुत बढ़ जाता। लेकिन अभी वो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू ये वाला नॉर्मल, दैट इज 2mg। ये नॉर्मल जो है वो किसके बराबर है? 2mg।
तो अभी वाला जो फ्रिक्शन है वो झटका में बहुत ज्यादा बदल नहीं रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंपल्सिव फ्रिक्शन। अगर नॉन इंपल्सिव फ्रिक्शन हो तो उसके प्रेजेंस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आ गया? अरे है ना? तो बाबू इसमें हम लोग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्या चीज कंजर्व कर सकते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो जस्ट बिफोर लीनियर मोमेंटम क्या है? m इंटू वी, एंड जस्ट आफ्टर लीनियर मोमेंटम कितना है? 3m इंटू वी डैश। वी डैश का वैल्यू कितना हो गया? v बाई 3। वी डैश का वैल्यू कितना हो गया? v बाई, कहो हाँ। अच्छा, अब जब ये एम्बेड हो जाएगा तब तो ये साथ साथ जाने लगेगा, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? एक मिनट, अगर ये एम्बेड हो गया तो एम्बेड होने के बाद नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? mg नहीं भाई, 3mg। यस और नो? खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको हम लोग n2 बोल देते हैं। n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3mg। और फ्रिक्शन एक लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, है ना? वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू n2, दैट इज म्यू इंटू 3mg। यस और नो? तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो पीछे की तरफ होगा। वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, दैट इज म्यू इंटू 3mg बाई 3m, दैट इज म्यू इंटू g। यस और नो? ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हुआ। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका? v बाई 3। अब सीधा सा सवाल है कि एक ब्लॉक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है v बाई 3 और एक्सेलरेशन है माइनस म्यू जी, पीछे की तरफ है तो माइनस म्यू जी लिख लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0, जब तक रुकेगा। पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच कंबाइंड मास स्टॉप्स, तो फाइनली रुक गया। अब हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट विल आई राइट? v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2as। तो हम लोग क्या करेंगे सो बताओ? v फाइनल का स्क्वायर माने 0, v इनिशियल का स्क्वायर माने b स्क्वायर बाई 9, अब माइनस 2 इंटू ए कितना? म्यू जी इंटू एस। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 18 म्यू जी। यस और नो? तो यार हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो किए ही। एस का वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो एस का वैल्यू क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 18 म्यू जी। यस और नो? तो मेरा ये कहना है कि आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो किए ही, प्लस एनएलएम भी यूज कर लिए और काइनेमेटिक्स भी यूज कर लिए। दैट ओके? इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूज किया है अगला क्लास क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो वर्क थ्योरम। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। वो सही कह रही है बच्चे कि अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर के फाइनल माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू 3mg इंटू एस, नहीं माइनस म्यू mg एच होता है, तो m की जगह पे 3m, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल कितना? हाफ 3m इंटू वी बाई 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से 3m कट जाएगा, आंसर फिर से वही आ जाएगा, एस बराबर वी स्क्वायर बाई 18 म्यू जी, सेम आंसर आएगा। ओके, तो आप वो भी कर सकते हैं। जल्दी इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी तो सिंपल ही है। ये m मास गया 2m से टकराया, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी v से कितना हो जाएगा? नहीं, v से v बाई 3 हो जाएगा। नहीं, आप हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि टेंशन और mg तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। क्या लिखेंगे? p इनिशियल बराबर व्हाट इज p इनिशियल? mv। बाद में क्या हुआ? m जाकर के इसमें फंस गया तो टोटल मास साथ साथ चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3m इंटू जो भी v फाइनल है, v फाइनल का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? v बाई 3। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इच्छा क्या है?
कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम वेलोसिटी नीचे कितना चाहिए, अंडर रूट 5g r, आर की जगह पे यहाँ पे एल लेंगे, तो अंडर रूट 5g r इज इक्वल टू v बाई 3, कम से कम ऐसा होना चाहिए, या फिर अगर बढ़िया से लिखोगे तो v बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5g r, या v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट 5g r, r की जगह पे l, सॉरी r की जगह पे l, ठीक। तो v का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स अंडर रूट 5g l। इज दैट ओके? प्यारे बच्चों, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? दो क्वेश्चन देंगे साइड बाय साइड, इसको मिटा सकता हूँ, सिंपल था, बोलो इसको रखने देना था, लिखो यार। देखो दो ठो सवाल है, एक सवाल ये है कि एक ट्रक था, वो एक स्मूथ सरफेस पे स्लिप करते हुए जा रहा था, ट्रक का मास था m0, ठीक। इट वॉज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v initial is equal to v0, a small block of mass m0 by 2 is loaded into the truck. Find final velocity of truck. Find final velocity of truck. ट्रक का लोड करने के बाद वेलोसिटी क्या होगा, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल इसी के साइड में हम लोग लिख दे रहे हैं, एक ट्रक था, इस ट्रक में कुछ पानी भी था, इस ट्रक में कुछ पानी भी था, ट्रक का मास था m0, अब पानी का मास था 2m0, ये क्या है, वाटर, ठीक। और इट वॉज गोइंग विथ वेलोसिटी v initial इज इक्वल टू v0, ठीक। हाँ, अब आपको क्या बताया गया, at t equal to 0, at t equal to 0 water starts leaking from truck. What is velocity of truck? What is velocity of truck after half of the water gets leaked? आधा पानी लीक होने के बाद ट्रक का वेलोसिटी क्या रहेगा? ये दूसरा सवाल है, दोनों एक ही टाइप का सवाल है, थोड़ा सा करके बताइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ कुछ, आराम से लिखिए। पहला तो इजीली आ गया होगा आपका, शुरुआत की स्थिति तो यही है, नहीं सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पेन का कलर चेंज करेंगे, नहीं इनिशियल तो ये है, तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, सॉरी पी इनिशियल हो जाएगा m0 v0, ठीक। उसके बाद क्या किया गया, इसमें एक बक्सा लोड कर दिया गया, तो बक्सा और ये बक्सा और ये ट्रक दोनों का मास कितना हो गया, 3m0 by 2, और वो कितने वेलोसिटी से जाएगा, v डैश वेलोसिटी, कितने से, और इनिशियल और फाइनल इस पूरे प्रक्रिया में कोई एक्सटर्नल फोर्स, ग्राउंड तो स्मूथ है ही, ट्रक मान लो रफ भी होगा तो क्या ही दिक्कत है, जितना बक्सा पे आगे लगेगा उतना ट्रक पे पीछे लगेगा, ऑब्वियसली लगा होगा वही, ठीक। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बॉक्स एज वेल एज ट्रक कंबाइंड में। तो इनिशियल मोमेंटम तो लिख दिया हमने, फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा,
3/2m0 इंटू वी डैश, और हम लोग क्या करेंगे, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। नहीं, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल क्यों कर पा रहे हैं कि बोथ सिस्टम कंबाइंड जो है, मतलब ब्लॉक एंड बॉक्स एंड ट्रक कंबाइंड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। आप लिख सकते हैं एम नॉट वी नॉट इज इक्वल टू 3/2m0 इंटू वी डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डैश? 2v0/3। यस और नो बच्चों? दैट ओके? ठीक है, ये तो आप लोगों ने खुद भी कर लिया। नहीं, आप सब जो हैं चाला मंची बालुडू, चाला मंची बालुडू मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे, है ना। राजा यू आर शेडुलू बालुडू, मंची चेडलू रेंडू। देर आर टू पीपल, वन इज मंची, वन इज चेडू, माने एक अच्छा एक बुरा। सुनो ना, इस सवाल में कैसे फर्क है, कैसे ये है अलग है। आ जाओ। हाँ, तो इस सवाल में लेकिन एक बात दिया है क्या, कि यहाँ पे पानी धीरे धीरे बाहर सड़क पे गिर जा रहा है। शुरुआत में इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है बाबू? m0 to m0, दैट इज इनटू फाइनल सिचुएशन क्या हो गया, आधा पानी खत्म हो गया, गिर गया, तो बचा कितना? m0 तो पानी बचा और ट्रक का मास, तो टोटल मास कितना हो गया? 2m0। ये 2m0 क्या है? वाटर प्लस ट्रक, और ये जा रहा हो कितने से? v डैश से। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसा कर देते हैं कि p फाइनल बराबर लिख देते हैं 2m0 इंटू वी डैश, नहीं, और p इनिशियल को p फाइनल के बराबर कर देते हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और क्या हो जाएगा? 3m v0 बराबर 2m वी डैश, यस और नो? तो वी डैश का वैल्यू आ जाएगा 3/2 v0। ऐसा तुम्हारा इच्छा होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। उसका वजह ये है, ये आंसर गलत है, कंप्लीटली गलत है। इसका वजह ये है कि तुमने सिस्टम में से एक पार्ट को ध्यान ही नहीं दिया। जो वाटर यहाँ से गिर रहा होगा वो भी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही गिर रहा होगा। जब वो जब ये यहाँ से वाटर ड्रॉप्स गिर रहे होंगे ना यहाँ से, तो वाटर ड्रॉप का वेलोसिटी भी ट्रक के वेलोसिटी के बराबर होगा। तो माने ऐसा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, अगर ये सरफेस स्मूथ हुआ तो वो भी हॉरिजॉन्टल में सेम v वेलोसिटी से जा रहा होगा। इज दैट ओके? मेरा बात समझे क्या? क्लियर है? माने अगर नीचे वाला सरफेस पे गिरने के बाद भी हम देखें तो ये जो वाटर ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो जीरो वेलोसिटी से गिर नहीं रहा, उसका इनिशियल वेलोसिटी वही है जो ट्रक का है। तो आपने फाइनल मोमेंटम में जो सिर्फ इतना लिया है वो गलत है। उसमें क्या होगा? m0 इंटू वी डैश, m0 इंटू वी डैश, जो वाटर बाहर गिरा है। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? और वहां से जब तुम दोनों को बराबर करोगे तो फिर से आ जाएगा 3m v0 बराबर 3m वी डैश। तो वी डैश का वैल्यू किसके बराबर आएगा? v0 के बराबर आएगा। मेरा बात समझ में कितने लोगों को आया कि जो वाटर गिर रहा है वो जीरो वेलोसिटी से गिर नहीं रहा है, वो ट्रक के साथ साथ ही तो चल रहा होगा ना, वो ट्रक के साथ साथ ही चल रहा होगा। तो माने आप जो सिस्टम लिए थे उस शुरुआत में 3m0 था, और जो वाटर धीरे धीरे गिर रहा है उस वाटर का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v0 ही है ना? तो दैट इज पार्ट ऑफ योर सिस्टम, यस और नो? वो गिरते टाइम पे जीरो वेलोसिटी से गिरा नहीं है कि उसका फाइनल मोमेंटम को जीरो कर ले, वो गलत बात है। इज दैट ओके? तो फिर हम उसका भी लीनियर मोमेंटम इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली सब कोई पहले पानी गिरने से पहले सिस्टम चल रहा था v0 से, और जो चीज गिरा है वो भी v0 से ही चल रहा है, तो बचा हुआ चीज भी v0 से ही जाएगा। तो हम लोग पी ये वाला जो मास है क्या है? मास ऑफ वाटर जो गिर चुका है, या लिख देते हैं, ठीक है? मास ऑफ वाटर लीक्ड, जो लीक हो चुका है, लेकिन उसका भी वेलोसिटी वही होगा जो
ट्रक का वेलोसिटी है। इज दैट ओके? तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वी डैश है, जो पानी गिर रहा है, वो भी कितने से गिर रहा है? वी नॉट से ही। और अब अगर आप मान सकते हैं ना, अब अगर आप इसका वी डैश का वैल्यू पता कर पी इनिशियल बराबर पी फाइनल करेंगे, तो यहाँ पे पी इनिशियल कितना आ जाएगा? 3m एम नॉट वी नॉट, फाइनल आ जाएगा 2m नॉट वी डैश प्लस m नॉट वी नॉट। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2m नॉट वी नॉट बराबर 2m नॉट वी डैश। 2m नॉट से 2m नॉट कट गया, वी डैश बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट। कहो हाँ, कोई दिक्कत? तो बेसिकली जो बचा हुआ ट्रक में पानी है और ट्रक है, वो अभी भी सेम ही वेलोसिटी से चल रहा होगा। इज दैट ओके? ठीक है। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब थोड़ा हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जिसको हम लोग ट्रॉली प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, उसको समझाते हैं हम लोग। हाँ, इसमें एक आता है ट्रॉली प्रॉब्लम। क्या है? ट्रॉली प्रॉब्लम। 3-4 तरीके से सवाल दिया जाता है, सवाल को समझना। ठीक है, पहला सवाल जो है वो 9th क्लास में भी रहता है। पहला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ 9th क्लास में भी रहता है। ऐसे बोल देता है कि मास कितना रख दें इसका? कैपिटल एम, ट्रॉली का, और इस पर एक बउआ को रख देते हैं स्मॉल एम। ठीक, स्मूथ है। नाइन्थ क्लास में जो देगा वो ऐसा देगा, मैन जंप्स राइटवर्ड with velocity v naught with respect to ground। वैसे 9th में विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। वो तो सीधे बोलता है वी नॉट से कूद गया। लगता है बच्चा है यही समझेगा ही। मैन जंप्स राइटवर्ड विथ वेलोसिटी v naught with respect to ground, find velocity of trolley after jump। velocity of trolley आफ्टर जंप, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। ये पहला सवाल है। ठीक है, जल्दी 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 साथ में करेंगे हम लोग। ट्रॉली वॉज इनिशियली एट रेस्ट। ट्रॉली वॉज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो ये द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सिंपल। इसमें हम लोग ये तो बिफोर का सिनेरियो बना लिए, आफ्टर का सिनेरियो क्या होगा? ये जो स्मॉल एम है वो कितने से जा रहा है? वी नॉट से। और कैपिटल एम को मान लेते हैं, अच्छा राइट वर्ड क्या माने? लेफ्ट ही मान लेते हैं, जाएगा ही लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मान लेते हैं कितने से जा रहा है? वी डैश से। ठीक है, जंप करने में आदमी पे एक नॉर्मल रिएक्शन आगे लगेगा और ट्रॉली पे एक नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगेगा। दोनों मिलाकर के नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यस और नो? ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस एफ एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, सो यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। व्हाट इज पी इनिशियल? पी इनिशियल इज 0, कोई चल ही नहीं रहा। व्हाट इज पी फाइनल? स्मॉल एम इंटू वी नॉट, स्मॉल एम इंटू वी नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू माइनस वी डैश। यस और नो? पीछे की तरफ है वी नॉट, राइट वर्ड को पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से वी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम वी नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। कहो हाँ, बड़ा ही सरल सवाल हो गया। यस और नो प्यारे बच्चों? एक और सरल सवाल करेंगे हम लोग।
ये तो आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा। हाँ, अरे बोलो। जब कर ही लिए तो हमको रोक के क्या रखे, हमको आगे बढ़ने दो। अरे हाँ, आपको रोका कौन है, बढ़िए। फिर से एक सरल सवाल। सरल मने सिंपल। ये एम मास का ट्रॉली है, इस पे एक बालक खड़ा है, कितने मास का, स्मॉल एम का। मान लीजिए ये जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। इनिशियली दिस सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। मैन jumps rightward with velocity v1 with respect to ground. Find velocity of trolley after this. Velocity of trolley after this. इस इवेंट के बाद ट्रॉली का वेलोसिटी क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। दिस इज ऑल्सो सिंपल। क्यों? क्योंकि आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया है। क्या आपको इनिशियल सिचुएशन पता है? ठीक है, दिस इज इनिशियल सिचुएशन। व्हाट इज फाइनल सिचुएशन? आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दिया है, तो इसके वेलोसिटी को राइटवर्ड हम लोग मान लेते हैं v1। तो ट्रॉली का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ट्रॉली का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कुछ मानना पड़ेगा। किधर मानना चाहोगे? राइटवर्ड ही मान लेते हैं, अगर वो गलत होगा तो खुद ब खुद निगेटिव आ जाएगा, इसका चिंता का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? स्मॉल m v1 प्लस कैपिटल M v2। यस और नो? तो v1 तो सवाल वाला दिया ही हुआ है, v1 का वैल्यू, v2 ना बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M v नॉट माइनस स्मॉल m v1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, दैट इज योर v2। दैट इज योर v2। इज दैट ओके? लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अपने अगर स्मॉल m प्लस कैपिटल M v नॉट छोटा हो गया, स्मॉल m v1 बड़ा हो गया, तो अपने आप ये चीज नेगेटिव आ जाएगा, जो बता रहा होगा कि हमने जो v2 का डायरेक्शन चुना है उसके ऑपोजिट होगा v2 का वैल्यू या डायरेक्शन। दैट ओके? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने भी किया होगा आई थिंक। नहीं किया तो जल्दी लिख लीजिए इसको। अगला सवाल कुछ यूं है, ट्रॉली है, इसका मास कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये कितने से जा रहा है? v नॉट से, ठीक है। मैन जंप्स राइटवर्ड विथ वेलोसिटी v नॉट, सॉरी विथ वेलोसिटी v1 with respect to state of trolley before jump। ये क्वेश्चन भी आपको कम सम ही मिलेगा बिफोर जंप के रिस्पेक्ट में। एक 80 वर्मा में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, ये भी रेयरली ही मिलेगा, ज़्यादातर आफ्टर जंप के स्टेट के रिस्पेक्ट में होता है।
मैन जंप्स राइटवर्ड विथ वेलोसिटी v1 विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर मैन जंप्स। आदमी के कूदने के बाद ट्रॉली का वेलोसिटी बताइए। पहले लिख लीजिए, हम समझाते हैं फिर करेंगे। सुनिएगा, ट्रॉली का दो स्टेट है, ट्रॉली का दो स्टेट है, एक बिफोर जंप और एक आफ्टर जंप। तो बिफोर जंप ट्रॉली कितने से जा रहा है, वी नॉट से। आफ्टर जंप कितने से जाएगा वो हमको मालूम नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि आदमी के जंप करने से पहले ट्रॉली की जो अवस्था है उस अवस्था के रिस्पेक्ट में आदमी v1 से कूदा। मेरा बात समझो, हेलो। आदमी का वेलोसिटी राइटवर्ड है कितना, v1, लेकिन ये v1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है क्या, नो। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के किस अवस्था के रिस्पेक्ट में, तो बिफोर जंप ट्रॉली का वेलोसिटी कितना था, v0। एक चीज v0 से जा रहा है और उसके रेस्पेक्ट में, माने उसके ऊपर कोई कितने से चल गया, v1 से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस आदमी का नेट वेलोसिटी कितना हो गया, v0 प्लस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v1 प्लस फ्रेम का, प्लस फ्रेम का। नहीं समझे कि कोई ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से आगे और उस ट्रेन में कोई आदमी फर्श के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाने लगा, तो ग्राउंड वाले को आदमी का नेट वेलोसिटी कितना दिखेगा, 12, है ना। क्योंकि वो लगेगा कि वो ट्रेन तो 10 मीटर आगे गया ही और ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी 2 मीटर आगे चला गया, तो नेट इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। तो सिमिलरली एक बात बताइए, इस आदमी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 प्लस v0, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में v1 से चला है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में ये ट्रॉली था v0 से जा रहा था और इसमें हम लोग v1 ऐड कर देंगे तो आदमी का नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिलेगा, है ना। और इस समय पे ट्रॉली का वेलोसिटी कितना होगा, कुछ मानना पड़ेगा, कैपिटल M, कुछ मानना पड़ेगा v2, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो हम लोग ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल, इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, होगा P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल कितना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v0। अब P फाइनल कितना, स्मॉल m इंटू v1 प्लस v0 प्लस कैपिटल M इंटू v2। वी वांटेड टू फाइंड v2, यहां से v2 का वैल्यू आ जाएगा, v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M v0 माइनस स्मॉल m v1 प्लस v0 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, दैट इज योर v2, दैट इज योर v2। इज दैट ओके, लिख लीजिए इसको। अगला सवाल क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, फिर एक सवाल, ज्यादातर केस में आपको यही सवाल मिलेगा। एक ट्रॉली है, कितने मास का, कैपिटल M मास का, इस पर एक आदमी है, कितने मास का, स्मॉल m मास का, है ना। और ये कितने से, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v0 वेलोसिटी से जा रहा है ना। और कहा जा रहा है कि मैन जंप्स राइटवर्ड विथ वेलोसिटी v1 with respect to state of trolley after jump। आदमी के जंप करने के बाद ट्रॉली का जो अवस्था है
उसके रेस्पेक्ट में वो v1 से कूदा है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर मैन जंप्स ऑफ। ठीक है, आदमी के जंप करने के बाद ट्रॉली का वेलोसिटी क्या है ये बताना। कई बार अगर नया नवेला होता है तो सब सवाल वाला सिंपली इतना लिख देता है कि मैन जंप्स विथ v1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बोलता नहीं है कि बिफोर जंप क्या आफ्टर जंप। तो कौन सा स्टेट के रिस्पेक्ट में लोगे? आफ्टर। अगर बोले मैन जंप्स विथ वेलोसिटी v1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, बोला नहीं, तो किस स्टेट के रिस्पेक्ट में मानोगे? आफ्टर जंप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस सवाल और पुराने सवाल में क्या फर्क है? बिफोर तो यही है, आफ्टर में क्या हुआ? आफ्टर में इस ट्रॉली का आफ्टर में इस ट्रॉली का वेलोसिटी मान लेते हैं आगे की तरफ कुछ v2 नहीं, तो आदमी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बोलने पे v1 प्लस v2, माने इसके रेस्पेक्ट में v1 से कूदा है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में मतलब इसके ऊपर v1 से चल रहा है और ये खुद ही v2 से जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी उसका हो गया v2 प्लस v1। हम बहुत एक फेमस लाइन बोले थे कि नेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा v2 प्लस v1। समझ में आया बात? और अब ये तो हो गया सिनेरियो बिफोर का और ये हो गया आफ्टर का। हम लोग क्या करेंगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल कितना? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट। अब पी फाइनल कितना? एम वी टू प्लस स्मॉल एम वी टू प्लस वी वन। नहीं, वी टू ही पता करना है ना। तो एक काम करते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी नॉट माइनस स्मॉल एम वी वन, नहीं डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा, तो ये दोनों वी टू वाला बचेगा ना। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दैट इज योर v2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया बात? ठीक, जल्दी लिखो। आप यहाँ v2 का डायरेक्शन राइटवर्ड लिए हैं, अगर वो लेफ्टवर्ड आएगा तो अपने आप यहाँ v2 नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी नॉट इज स्मॉल एंड स्मॉल एम वी वन इज लार्ज, देन ऑटोमेटिकली ये चीज नेगेटिव आ जाएगा, जो आपको बताया कि आपने v2 का डायरेक्शन गलत चुना है। अच्छा, मान लीजिए कि पहले ही v2 का डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते, तो इस आदमी का वेलोसिटी कितना लिखते आप? v1 माइनस v2, माने ये इसके ऊपर v1 से चल रहा है और ये इसको v2 पीछे लेके जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी हो गया v1 माइनस। समझ में आया बात? अगर आप इसका v2 माने होते तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इसी में एक प्लैंक वाला क्वेश्चन आता है, आपको बताते हैं। यही ट्रॉली प्रॉब्लम का ही ऑलमोस्ट वही चीज है। एक प्लैंक है कैपिटल एम का, ये सरफेस है स्मूथ, ये स्मॉल एम मास है, ठीक, और ये वी रेल लिख दे रहे हैं। वी रेल माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो स्मॉल एम मूव्स विथ v relative with respect to capital M on the plank। on the plank या with respect to capital M बोल ही दिए।
ठीक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पहले जो है वो सिस्टम वाज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, पहले रेस्ट पे था, उसके बाद आदमी चलने लगा राइटवर्ड। ठीक, हम एक्सपेक्ट करेंगे, इसको आप करके बताइए। हाँ जी भाई साहब, आइए। तो यार होगा क्या कि जब ये आदमी आगे चलना शुरू करेगा तो ये प्लैंक, ये तो इनिशियल सिचुएशन है, पी इनिशियल कितना है 0। फाइनली क्या हो जाएगा, ये प्लैंक नीचे की तरफ जाएगा कितने से, नीचे कह रहे हैं सॉरी, पीछे की तरफ जाएगा कितने से, v1 से। आदमी इस प्लैंक के ऊपर चल रहा है v रिलेटिव से, तो इस आदमी का नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे की तरफ कितना हो जाएगा, v रिलेटिव प्लस नहीं, एक गरीब आदमी v रिलेटिव आगे गया और प्लैंक इसको v1 पीछे लेके आ गया, तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, v रिलेटिव माइनस v1। ओके, सो p इनिशियल कितना करेंगे हम लोग 0, और p फाइनल कितना लिखेंगे, स्मॉल m इंटू वी रिलेटिव माइनस v1 और कैपिटल M इंटू माइनस v1। इज दैट ओके? और हम लोग क्या लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे, p इनिशियल बराबर p फाइनल, p इनिशियल इज 0, p फाइनल इज mv रिलेटिव माइनस mv1 माइनस कैपिटल M v1। यस और नो? तो LHS में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v रिलेटिव, v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू v रिलेटिव अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा v रिलेटिव माइनस v1। अगर आप v रिलेटिव माइनस v1 करेंगे तो लिखेंगे v रिलेटिव माइनस स्मॉल m इंटू v रिलेटिव अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कहो हाँ, तो ये चीज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, स्मॉल m v रिलेटिव कट जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल M v रिलेटिव बाय स्मॉल m प्लस, कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, हाँ, अपोजिट मास रेशियो दिख रहा है। मैन का वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो गया। अब प्लैंक का वेलोसिटी हो गया रिलेटिव वेलोसिटी इनटू स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का लिख लो इसको। सुनो ना, इसमें अभी भी कुछ कुछ बाकी है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन होता है कुछ क्वेश्चंस में। वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।